अस्सलाम वालेकुम डियर एमडी कैट एस्पायरेंट्स। आप में से अगर बच्चे नम्स 2024 पेपर दे चुके हैं तो काफी परेशान होंगे क्योंकि शायद बायोलॉजी और इंग्लिश ने उनको काफी परेशान किया। इस डिस्कशन का आपको दो फायदे होने वाले हैं। पहले नंबर पे एक तो ये कि आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से आप करेक्ट करके आए और जो रॉन्ग हुए हैं वो किस वजह से हुए। फिर दूसरा बड़ा फायदा है कि कोई कॉन्सेप्ट जो आपके रह गए थे, आप पेपर में जाके आपने देखा ये तो मैंने रिवाइज नहीं किया और या ये मेरी आंखों से ये कॉन्सेप्ट गुजरा नहीं है, तो वो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट रीन्यू हो जाएगा या आप उसको लर्न कर लेंगे, सीख लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी बच्चा जो कहीं पे भी एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहा है उसको मॉडल वर्ब्स का पता होगा। मॉडल वर्ब्स के बारे में हमने ये जानना होता है, ये दो चीजें जरूरी होती हैं। एक तो इनके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है जो कि यूज हुई हुई है यहाँ पे, ठीक है। एक चीज, दूसरी हमें वो लिस्ट पूरी की पूरी पता थी, वो कौन से हैं कि कैन पास्ट फॉर्म में बनता है कुड, मे है पास्ट फॉर्म में बनेगा माइट, विल और शेल बी जो है वो बनते हैं मॉडल वर्ब, वुड इनके साथ मॉडल वर्ब है, शुड मॉडल वर्ब है, मस्ट मॉडल वर्ब है, ought टू मॉडल वर्ब है। इसके अलावा हैज टू, हैव टू और हैड टू ये भी मॉडल वर्ब है। और इन सम केसेस नीड और देयर भी मॉडल बन जाते हैं, लेकिन ये सेमी मॉडल इनको कहा जाता है क्योंकि इनके साथ ये मेन वर्ब के तौर पर भी आ जाते हैं। तो ये मैंने आपको वर्ब्स में पढ़ाया हुआ है। खैर, यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। लिंकिंग वर्ब के बाद तो कॉम्प्लीमेंट यानी एडजेक्टिव आता होता है, वो यहाँ पे यूज नहीं हुआ, ये नहीं है। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मॉडल ऑक्सिलरी यानी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। सो मॉडल हेल्पिंग वर्ब इसको हम कहेंगे। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो टेंस फॉर्म होती है, यानी आप कहने के जिससे पता चल रहा हो कि टेंस कौन सा प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। जैसे ही गोज टू स्कूल में गोज जो होगा ये फाइनाइट वर्ब होगा। खैर, फाइनाइट वर्ब को थोड़ा अगर यहाँ पे साथ ही एक्सप्लेन कर दें, फाइनाइट वर्ब वो होता है जिससे हमें टेंस का पता चलता है, उसकी प्रेजेंट पास्ट फॉर्म हमें पता चल रही होती है। विल शेल लग जाएगा तो फ्यूचर बन जाएगा। लेकिन नॉन फाइनाइट वो होता है जो टेंस नहीं बताता, इसको हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। इसमें जर्नड भी आ जाता है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, यानी आईएनजी फॉर्म जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करे, आईएनजी फॉर्म जो खुद नाउन बन जाए वो जेरंड, या इंफिनिटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब ये कोई भी टेंस नहीं बता रहे होते, इनको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और फाइनाइट वर्ब क्या होगा, उससे उसका टेंस पता चल रहा है। ही गोज टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, तो गोज और वेंट दोनों फाइनाइट वर्ब होंगे। ओके, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या बना, मॉडल ऑक्सिलरी। क्वेश्चन नंबर 137 पे चलते हैं। तो आपको सर तनवीर ने लिंकिंग वर्ब पढ़ाए हुए हैं। लिंकिंग वर्ब्स के बारे में दो चीजें जानना जरूरी है। पहली चीज ये है कि लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव का यूज होता है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव का यूज होता है, बड़ा ही आसान हो गया। यहाँ देखें, ड्यूरिंग द हैवी रेन द स्काई ग्रू डार्क, इसकी कोई भी फॉर्म हो जाए। दूसरी चीज आप चेक कर रहे हैं लिंकिंग है या नहीं, तो लिंकिंग को आप फॉर्म ऑफ बी यानी इज, एम, आर या पास में हो तो वोज और वर से रिप्लेस कर सकते हैं और सेंटेंस की सेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज आपको पढ़ाई हुई है। यहाँ पे हमें पता है कि ये एक लिंकिंग वर्ब है। तो अगर हम नॉन फाइनाइट की बात करें, अभी हमने बात की कि वो टेंस फॉर्म हो तो फाइनाइट, नॉन टेंस फॉर्म हो तो वो नॉन फाइनाइट होगा। ट्रांजिटिव और ड्राई ट्रांजिटिव में अगले क्वेश्चन में तीनों चीजें पढ़ाने लगा, वो भी देखेंगे। इसका आंसर लिंकिंग होगा। आप ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव की बात करते हैं। अगर आपने वर्ब्स पढ़े होंगे तो सर ने आपको पहले ट्रांजिटिव पढ़ाया होगा। ऐसा वर्ब जिसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए तो ट्रांजिटिव। ही पॉलिशेस हिज शूज और ही पॉलिश हिज शूज ट्रांजिटिव वर्ब है। प्यारे बच्चों, आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, आपने मोनो और डाई को पढ़ा होगा। जब वन ऑब्जेक्ट मौजूद है तो हम उसको मोनो ट्रांजिटिव कहेंगे। डबल ऑब्जेक्ट आ गया तो डाई ट्रांजिटिव कहेंगे। बड़ा सिंपल हो गया। फॉर एग्जांपल देखिए, आई एट अ बर्गर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये क्या खाया गया है, ये बर्गर खाया गया है। एक है ट्रांजिटिव वर्ब है पहले नंबर पे। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट है तो इसको हम बोलेंगे मोनो ट्रांजिटिव।
तो इसका पैसिव भी बन जाएगा। ये दो तरीके मैंने बताए थे, ट्रांजिटिव में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और फिर उसका पैसिव भी बन सकता है, उसी ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। लेकिन प्यारे बच्चों अब आपने देखना है कि क्या देखें, इसका डायरेक्ट ट्रांजिटिव का मतलब है उसका पैसिव बनाने के भी दो तरीके हैं और उसके ऑब्जेक्ट भी दो हैं। ये देखें, ही गेव मी आ सेल फोन। तो प्यारे बच्चों सेल फोन एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा यहाँ पे आ सेल फोन भी ऑब्जेक्ट है और मी भी ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, तो ये इसको बोलेंगे डाई ट्रांजिटिव। डाई ट्रांजिटिव का मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव का मतलब है एक तो ऑब्जेक्ट है, दूसरा उसके साथ कॉम्प्लीमेंट पड़ा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है एडजेक्टिव पड़ा हुआ है, इसका कॉम्प्लीमेंट है। फॉर एग्जांपल ये देखें, he was elected chairman। तो बेटा यहां पे he was elected as a chairman और he was elected chairman, यहां पे elected verb हो गया, ठीक है, या बल्कि यहां पे तो चलो ये तो पैसिव स्ट्रक्चर में है, हम इसको एक्टिव फॉर्म में लेके आते हैं। the people elected Ali chairman, their चेयरमैन और प्रेसिडेंट। अब देखो बच्चों देयर प्रेसिडेंट में देयर प्रेसिडेंट ये एक कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है। अली एक ऑब्जेक्ट है, तो इलेक्टेड अली देयर प्रेसिडेंट, असल में अली इलेक्ट हुआ है, असल ऑब्जेक्ट अली है। ऊपर वाले डाई ट्रांजिटिव में देखे दोनों ऑब्जेक्ट है, यहां देखे तो अली इलेक्ट हुआ है और प्रेसिडेंट उसका कॉम्प्लीमेंट उसका टाइटल है। फॉर एग्जांपल he called me handsome। अब handsome कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, handsome इसका कॉम्प्लीमेंट है, असल में ये ऑब्जेक्ट है। तो ये जो चीज साथ ही लिखी हुई है इसको इसके कॉम्प्लीमेंट की वजह से इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। ये भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव है, ये भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। His courage brought, brought के बाद पहला ऑब्जेक्ट और ऑनर ऑब्जेक्ट, दो तरह से इसका पैसिव भी बन जाएगा। ही वॉज ब्रॉट करेज और ऑनर वॉज ब्रॉट टू हिम। तो दोनों में देखें, हिज करेज ब्रॉट हिम, ऑनर पहले वाले का बनेगा ही वॉज ब्रॉट ऑनर बट बाय हिज करेज, पहला ये बन गया। दूसरा ही वॉज ब्रॉट ऑनर बाय हिज करेज या ऑनर वॉज ब्रॉट टू हिम बाय हिज करेज। ये दोनों का हम लिख के कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहला पैसिव ये बनेगा he was brought honor by his courage, पहला ये बन गया। दूसरा क्या बनेगा, honor was brought to him by his courage। तो सुनने में आप शायद परेशान हो रहे थे, यहां पे देखें एक तरीका ये भी इसका पैसिव बन गया, ये भी। तो यहां पे देखें ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदला, यहां पे ये वाला ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदला, इसका मतलब है दो ऑब्जेक्ट्स मौजूद थे। जब दो ऑब्जेक्ट्स मौजूद होंगे उसे बोलेंगे डाई ट्रांजिटिव। आई होप अब आपको क्लियर हो चुका है, मैंने इस क्वेश्चन के ऊपर काफी ज्यादा टाइम लगा दिया। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है। इनट्रांजिटिव वो होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है, वो तो बात ही खत्म हो गई ना। ही रैन फास्ट, तो प्यारे बच्चों ये ही रैन फास्ट कौन सा वर्ब होगा, रैन कौन सा होगा, ये इनट्रांजिटिव है क्योंकि फास्ट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फास्ट एक एडवर्ब है, ठीक है। तो इनट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है। अब अगर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है तो मोनोट्रांजिटिव, यहां पे देखिए ये दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो डाइट्रांजिटिव, यहां पे जो हमारा क्वेश्चन गिवन है ये भी डाइट्रांजिटिव, और एक ऑब्जेक्ट और एक उसका कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद लाजमी लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 139, यहां पे फिर से वही बात है, असाइंड द स्टूडेंट्स
एन असाइनमेंट। डियर स्टूडेंट्स, ये मोनो नहीं है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है, फिर से एक ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट मौजूद है। डाइट्रांजिटिव है, ये कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, ये इंट्रांजिटिव भी नहीं है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, दो क्वेश्चन नम्स ने माशाल्लाह। भाई साहब जिसने क्वेश्चन बनाया था, मेरा ख्याल है वो लस्सी पी के बैठे हुए थे। एक ही कॉन्सेप्ट के 3 क्वेश्चन या 4 उन्होंने एक ही जगह से उठा के दे दिए। कोई मसला नहीं, जिस बच्चे को आते थे उसके चारों के चारों ठीक हो जाएंगे। तो ये अच्छी बात हो गई है। क्वेश्चन 140 पे आए, ऑफ टू इवल्स। प्यारे बच्चों, जब कंपैरिजन होता है तो दो के बीच में ही होता है, चूज द लेस। वैसे भी हम जानते हैं, जिस बच्चे ने सर तनवीर की क्लासेस पढ़ी होगी वो जानता है कि लिटिल, लेस और लीस्ट एक इर्रेगुलर एडजेक्टिव है, तो लेस एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, यहां से भी हमें पता चल जाएगा। दूसरा, दो में जब भी कंपैरिजन होता है तो वो कंपैरेटिव एडजेक्टिव ही होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141। प्यारे बच्चों, यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हुए इस क्वेश्चन में, बड़ा ही टेक्निकल सा अच्छा क्वेश्चन था। आर, पहले नंबर पे देखिए आर है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी तो होगा नहीं, ये ठीक हो गया। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन तो होता है ईच अदर और वन अनदर, तो वो भी नहीं होगा। अब आपके पास रह गई दो चीजें। बच्चों याद रखिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ऐसा कोई भी वर्ड डिटर्मिनर जो किसी नाउन के साथ लगता है तो वो एडजेक्टिव होता है। पहले नंबर पे तो ये याद रखें। एनी मैंगो, एनी यहाँ पे उसके नंबर की बात कर रहा है। आर देयर एनी मैंगो ट्रीज, तो ये असल में तो ट्रीज यहाँ पे नाउन है, मैंगो ट्रीज, ट्रीज की बात हो रही है, तो बेटा ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। अब आते हैं कि एनी तो इंडेफिनिट प्रोनाउन भी होता है, वो तब होता है जब ये किसी नाउन के साथ ना लगाओ। एनी ऑफ द फेलोज, इस तरह आ जाए, आई कैन हैव एनी ऑफ दीज बुक्स, तो यहाँ पे एनी ऑफ दीज बुक्स है, एनी बुक्स के लिए आ रहा होगा। यू कैन गिव मी एनी, अकेला एनी आ जाएगा तो वो प्रोनाउन बनेगा। प्रोनाउन का मतलब वो नाउन के लिए आया है, और अगर नाउन के साथ आ रहा है तो वो एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 142। दिस इज द वेरी थिंग। प्यारे बच्चों ये देखो, ये थिंग अगर एक नाउन है तो नाउन से पहले क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव है, इंफेटिक प्रोनाउन नहीं है, यहां से ये निकला, ठीक हो गया, ये वाली ऑप्शन निकली। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो वो होते हैं जिनके एंड पे सेल्फ आए या सेल्फ्स आए, ये भी निकला। एक्सक्लेमेटरी होते हैं जो फीलिंग्स शो करें, लेकिन ये इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है, मतलब उसके ऊपर जोर दे रहा है, तो प्यारे बच्चों ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 पे चलते हैं। डोंट बी इन सच अ हरी। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कोई भी वर्ड जो नाउन की तरफ रिलेट कर रहा हो, उसके करीब या ज्यादा की तरफ इशारा कर रहा हो, उसको डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे पहले नंबर पे सर तनवीर ने आपको कंजंक्शंस में सच और सो का डिफरेंस भी पढ़ाया हुआ है। सच नाउन के साथ आता है, जैसा कि आया हुआ है, इसका मतलब है ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, उसने भी यही हमसे पूछा है। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर तो ये नहीं बता रहा, नंबर नहीं है तो फिर क्वांटिटी भी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव वो होते हैं जो ईच, एवरी, आइदर और नीदर, ठीक है, ये वाले होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करें। तो रह गई बात डेमोन्स्ट्रेटिव की। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब जो चीज इशारा करे, नजदीक है दिस और दूर है तो दैट, नजदीक ज्यादा है तो दिस, दूर ज्यादा है तो दोस, और सच आ हरी। वैसे रेन एंड मार्टिन की एग्जैक्ट लाइन ले ली गई है, रेन एंड मार्टिन अगर किसी के पास बुक है तो डेमोन्स्ट्रेटिव हमारा आंसर यहां पे बन जाएगा। 144 फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट वर्ब इंडिकेटिंग। ये देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन तो बच्चों वाला था, नियर पीयर के क्वेश्चन बैंक से है, और कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है टेस्ट में। अच्छा खैर, इसने और आसान कर दिया, हम इतना आसान नहीं देते, इन्होंने बहुत आसान करके दिया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है? हैड, बीन, आईएनजी फॉर्म। तो ये होता है ना, तो ये तो यहां पे लिखा हुआ है सीधा सीधा। इंतहाई आसान क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 144 था, ये हमारा आंसर बन जाएगा। 145 ऑल डिजायर वेल्थ एंड सम एक्वायर इट। तो बेटा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी दूसरे नंबर पे अगर आसान तरीन क्वेश्चन देखा जाए तो 145 है। 144 भी बहुत आसान, 145 भी बहुत आसान। ये नहीं है क्योंकि सेकंड फॉर्म होती है इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म होती है। सिंपल फ्यूचर में विल और शैल के साथ बेस फॉर्म होती है। तो ये तो तीनों नहीं है, ये हमारे आंसर नहीं बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 146 पे चलते हैं। इनकरेक्ट बताना। अब अगर आपने लेक्चर सारे पढ़े हो
जस्टिस, एज वेल एज से दो नाउन को जोड़े तो वर्ब सिंगल, सिंगल नहीं, सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग आएगा। ये सब्जेक्ट वन है, ये सब्जेक्ट टू है, एज वेल एज से दो सब्जेक्ट को जोड़ा तो आप सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे, जस्टिस अलाउज। ये तो करेक्ट हो गया। ये हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, इनकरेक्ट, तो ये हमारा आंसर नहीं है, इसमें ये करेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट हो गया। इन हिम वो सेंटर्ड देयर लव एंड एम्बिशन, लव एम्बिशन दो अलग अलग चीजें हैं, तो वो सेंटर्ड की बजाय क्या होना चाहिए था, ये वर सेंटर्ड होना चाहिए था। यहां पे क्या हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया, एंड दैट इज द आंसर, यही हमारा आंसर होगा। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, ये मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया है कि वेजेस का मतलब जब बदला हो, एग्जैक्टली स्टेटमेंट मैंने अपने लेक्चर के अंदर आपको ये मिल जाएगी। फायर एंड वाटर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा हमने, दो अलग अलग चीजें जब एंड से जुड़े तो प्लूरल होती है, प्लूरल वर्ब को यूज करेंगी। ये भी करेक्ट है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी करेक्ट है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। उसने हमसे कहा इनकरेक्ट को ढूंढिए, तो इनकरेक्ट हमारा आंसर बीटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 पे चलते हैं। इफ आई वर अ डॉक्टर, बड़ा ही आसान कंडीशनल्स में बेतहाशा, कई बार ये क्वेश्चन एज इट इज हमारा नियर पीयर पे आ चुका है। इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड सर्व, तो बेटा जब सेकंड फॉर्म यूज होती है आगे वुड के साथ बेस फॉर्म यूज होती है, तो ये टाइप 2 है, सिंपल हमारा आंसर टाइप 2 बन जाएगा। 148 का क्वेश्चन देखते हैं। चूज द सेंटेंस व्हिच इज करेक्टली स्ट्रक्चर्ड। if we had found in earlier, तो कंडीशन टाइप 3 का यूसेज है, had found, had found, had found, had found। तो हमें पता है if वाले पार्ट में, अब देखो कंडीशन टाइप 2 भी आ गई, कंडीशन टाइप 3 भी आ गई। if वाले पार्ट में अगर had के साथ थर्ड फॉर्म हो, तो जो मेन वाला पार्ट होगा उसमें could, might या would, इनमें से एक, फिर आगे है और फिर थर्ड फॉर्म ढूंढ लो। तो अब देखो could have saved his life, ये करेक्ट है, ये भी गलत, ये भी गलत, और could save भी गलत, क्योंकि ये तो कंडीशन टाइप 2 में यूज होता है। आंसर हमारा बन गया अल्फा, जिसने ये लगाया था उसका आंसर करेक्ट हो गया। 149। अच्छा, अब आपको सर तनवीर ने सिखाया है कि सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें वन मेन क्लॉज हो। मेन क्लॉज का मतलब है एक बार ही सब्जेक्ट और वर्ब आए, एक बार ही आए सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो सब्जेक्ट और वर्ब आएगा तो वो सिंपल सेंटेंस होगा। कंपाउंड सर तनवीर ने आपको ये सिखाया है तब बनेगा जब एक मेन क्लॉज और एक और मेन क्लॉज को आप जोड़ेंगे, इससे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फैन बॉयज, ठीक है, फॉर एंड नोर बट और येट सो से। फिर आपको सब तनवीर ने सिखाया कि कॉम्प्लेक्स वो होता है जिसमें एक मेन क्लॉज हो और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो, डिपेंडेंट क्लॉज हो। प्यारे बच्चों, ये बातें तो हमने पढ़ ली और कई बार पढ़ी है। इसलिए देखें, ऑन टू हिज बैड लक, इसमें बेटा कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, ये एक फ्रेज है। He got, एक बार ही सब्जेक्ट वर्ब आया है, सो सिंपल सेंटेंस बनेगा into an accident on the eve of his examination, so this is simple sentence। okay, 150th पे जरा रोला पड़ा हुआ है। 150th दो क्वेश्चन मुझे मिले हैं, शायद नम्स ने भी दो कोड पेपर कोड में दो क्वेश्चन ऐड किए, एक क्वेश्चन था, कई बच्चों को एक और क्वेश्चन है, वो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें पंक्चुएशन आ गया, माय सिबलिंग्स बैग्स, ये वाले बैग्स के ऊपर अपोस्ट्रोफी जिन बच्चों ने बताया लगी हुई थी, ये तो हो गया एरर। माय सिबलिंग्स बैग्स, अच्छा सिबलिंग्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस है तो सिर्फ आपने अपोस्ट्रोफी लगाना था एंड पे, यहां से ये वाला भी एरर हो गया। माय सिबलिंग्स के साथ अपोस्ट्रोफी यूज होना था बेटा, यहां पे, यहां से हमें पता चल गया कि ये वाला भी एरर है, तो फिर बचा क्या, माय सिबलिंग्स बैग्स वर स्टोलन बाय द चीफ ऑफ द बॉयज, ठीक है, whose gun was black, ये हमारा आंसर बन जाएगा। अगर आपके पेपर में किसी और तरह की स्टेटमेंट थी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। खैर, आउट ऑफ दीज ऑप्शंस डेल्टा हमारा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। एक और क्वेश्चन जो मुझे मिला, कई बच्चों का ये आया हुआ था, वो नहीं था, तो शायद किसी के पेपर में ये भी हो, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर को हमने ठीक करना है। आई बिलीव इन द एजेस ऑफ टाइम, पावर एंड एम्बिशन, तो तीन चीजों को जब आप जोड़ते हैं तो उनके दरमियान एंड से पहले भी कोमा लगेगा, यही इस वक्त करेक्ट है, बाकी सारे रॉन्ग है।
डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके किसी भी थोड़े बहुत काम लाजमी आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा, नियर पियर आपके लिए उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आएगा इंशाल्लाह। एमडी कैट के एग्जाम के लिए गुड लक, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।